गुड आफ्टरनून एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2026 के 15 डेज के टॉपिक में आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेशन क्या होता है, इसके साथ साथ इसके स्टेप क्या होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कैसे? तो यहाँ से एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड, इससे कौन कौन सा एंजाइम बनता है, या फिर पूछा जाए जो स्टमक से पेप्सिन एंजाइम बनता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, पेनक्रियाज से कौन सा एंजाइम बनेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा एंजाइम बनेगा, और इसी के साथ साथ जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनसे क्वेश्चन आता है। लाइक जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप का है, पैरोटिड ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या है। तो यही सब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डाइजेशन, ये डाइजेशन क्या होता है। तो आप बताइए, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, क्या जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सिंपल फॉर्म में होता है? ऐसा नहीं है ना। हम लोग जो खाना खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। लाइक हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो क्या स्टार्च हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करेगा? नो। पहले स्टार्च छोटे फॉर्म में टूटता है, सिंपल फॉर्म में टूटता है, और जब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, रेस्पिरेशन होगा, देन हमें एनर्जी मिलेगी। सेम ऐसे ही हम लोग दाल खाते हैं, हम लोग पनीर खाते हैं, उससे प्रोटीन मिलता है। तो जो प्रोटीन है ये डायरेक्टली बॉडी में यूज नहीं होगा, प्रोटीन भी पहले अपने छोटे फॉर्म में टूटता है, सिंपल फॉर्म में टूटता है, सो दैट वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो सके। जो भी हम लोग फैट खाते हैं, फैट भी अपने छोटे फॉर्म में टूटता है। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन नाम से जानते हैं। तो सिंपली देखें, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो भी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होते हैं ये हमारे सिंपल न्यूट्रिएंट में टूटते हैं, सो दैट हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके, ये हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो सके, हमें एनर्जी मिल सके। तो यहाँ से देखिए, व्हाट इज डाइजेशन, ये डाइजेशन क्या होता है। तो इट इज द वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस by which the human body breaks down complex food substance into smaller absorbable molecule that can be used for energy, growth and cellular repair। क्या होता है, तो जो भी हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल खा रहे हैं ये अपने सिंपल मॉलिक्यूल में टूटेगा, सो दैट ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब हो सके, बॉडी में यूज हो सके, एनर्जी में यूज हो सके, और इसके साथ साथ ये हमारे जितने भी टिश्यू है उसको रिपेयर करने में भी यूज हो सके। तो देखिए कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हम लोग खाते हैं और जिसका डाइजेशन होता है। तो हमें पता है जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेनली हम लोग स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। तो जो स्टार्च है ये किस में टूटेगा, स्टार्च हमारे ग्लूकोज में टूटता है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, स्टार्च अपने सिंपल फॉर्म में टूटेगा, मोनोसेकेराइड में टूटेगा, ये ग्लूकोज में टूट जाएगा। सेम ऐसे देखिए, जो भी हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन भी हमारा पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड होता है। तो जो प्रोटीन है ये भी आपका टूटेगा, कौन से फॉर्म में, ये हमारे अमीनो एसिड के फॉर्म में टूट जाएगा। सेम ऐसे ही जो भी हम लोग फैट खाते हैं, फैट भी आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये फैट किस में टूटता है, तो ये हमारा फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। किस में टूटता है, ये फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। इसी को किस नाम से जानेंगे, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, हम लोग विटामिन और मिनरल्स भी तो खाते हैं, क्या इसका डाइजेशन नहीं होता? नहीं, हमारे बॉडी में विटामिन और मिनरल एब्सॉर्ब हो जाते हैं, डायरेक्टली एब्सॉर्ब हो जाते हैं, इसका कोई डाइजेशन नहीं होता है। तो विटामिन मिनरल ऑलरेडी छोटे फॉर्म में होने की वजह से ये फर्दर ब्रेक नहीं होते, जिस फॉर्म में हम लोग खाएंगे ये हमारे बॉडी में उसी फॉर्म में एब्सॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ से देखा जाए, बिकॉज इंजेस्टेड फूड कंसिस्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें लार्ज मॉलिक्यूल होता है, जैसे इसमें प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से पास नहीं हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पास नहीं होगा, ये हमारे सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो हमें इसे छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ना है, इसे हमें स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है। तो जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में, फैट फैटी एसिड या मोनोग्लिसराइड में टूट जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो देखिए डाइजेशन, यू ऑल नो दैट ये होता क्या है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसमें फूड अपने छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं। इसकी जरूरत क्यों होती है, तो जब भी फूड अपने स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटेंगे ये हमारे इंटेस्टाइन से एब्सॉर्ब हो जाएंगे, क्रॉस होकर ये हमारे ब्लड में मिल जाएंगे। जैसे ही ब्लड में मिले ये सेल के पास पहुंचेंगे, सेल मेम्ब्रेन से ये एब्सॉर्ब होकर ये अंदर जाएंगे जहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, और रेस्पिरेशन होगा हमें एनर्जी मिलेगी। तो पहला एम क्या हुआ, ये हमारे एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसके लिए, ये हमारे एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है।
साथ साथ जो भी डाइजेशन है ये हमारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो भी प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा और ये अमीनो एसिड फर्दर आप लोग के क्या करेगा, ये ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये हमारे जितने भी मसल हैं, जो भी डैमेज मसल हैं, उसको रिपेयर करने में भी रोल प्ले करेगा। इसके अलावा इसका सेलुलर फंक्शन भी होता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज डाइजेशन, ये डाइजेशन क्या होता है। तो अब आगे क्या डिस्कस करें, क्या डाइजेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जैसे हम लोग खाना खाएंगे, हमारा खाना छोटे फॉर्म में टूट जाएगा। नो, इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस। ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होता है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें टोटल 5 टू 6 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं? इसमें टोटल आपके 5 स्टेप प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए व्हाट आर द स्टेप ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के स्टेप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ये खाना पहले हमारे माउथ में जाएगा, माउथ से ये हमारे इसोफेगस में जाता है, इसोफेगस से ये हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है जहाँ पे खान जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो स्टोर होंगे और वो फाइनली किसका फॉर्मेशन करेंगे, सॉलिड वेस्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, पहले माउथ में खाना जाएगा, फिर आपके इसोफेगस में जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डाइजेशन को कितने स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, इससे मेनली हम लोग 5 स्टेप में डिवाइड करते हैं। तो पहला स्टेप कौन सा है, इससे हम लोग इंजेशन नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे इंजेशन कहते हैं। तो इंजेशन ये कहाँ पर होगा, ये हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, ये माउथ से। जैसे हम लोग खाने को इनटेक करते हैं, हमारा इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग देखिए व्हाट इज इंजेशन। सिंपली यू टेक फूड इनटू योर माउथ, जैसे माउथ में हमने खाना लिया, हमारा इंजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब इंजेशन में क्या होता है, तो आपको पता है ना, माउथ में टीथ होते हैं और ये टीथ क्या करेंगे, हमारे खाने का मैकेनिकल डाइजेशन करेंगे, मतलब खाने का साइज छोटा करेंगे। और साइज छोटा क्यों करेंगे, सो दैट ये खाना आराम से हमारे पेट तक पहुंच सके। तो इंजेशन में पहला प्रोसेस क्या हुआ, हमने खाने को इनटेक किया, जैसे खाने को इनटेक किया, टीथ ने उसे चबाना शुरू किया, उसका साइज छोटा किया। अब यहाँ पे आपके सलाइवरी ग्लैंड का रोल आएगा। तो जैसे जैसे हम लोग खाना खाते जाते हैं, हमारे माउथ में लार बनता है, सलाइवा बनने लगता है। तो ये भी आपके इंजेशन में ही आएगा, जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा बनेगा, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट को फर्दर आपका ब्रेक डाउन करेगा और केमिकल डाइजेशन करता है। तो ये आपके स्टेप हो गए। इंजेशन क्या हुआ, तो जैसे ही हमने खाने को माउथ में इनटेक किया, इसी को इंजेशन कहते हैं। इंजेशन के बाद जैसे ही हमने खाने को इनटेक किया, टीथ इसे चू करेगा, चबाएगा और इसका मैकेनिकल डाइजेशन करेगा, इसे छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ेगा। नेक्स्ट क्या हो गया, तो सलाइवा जो है, सलाइवा खाने को मॉइस्टन करेगा और जो सलाइवा में एंजाइम होते हैं वो खाने को फर्दर तोड़ेंगे और क्या करेंगे, इसके कॉम्पोजिशन को छोटा कर देंगे। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, ये हमारा इंजेशन। अब चलिए, जब हमने खाना खा लिया, हमारे माउथ में खाना है और ये खाना छोटे फॉर्म में टूट चुका है और ये सलाइवा में मिक्स हो चुका है। तो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होगा या सेमी सॉलिड फॉर्म में होगा। जब भी हम लोग खाने को चबाते हैं, खाना हमारा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है और इसे हम लोग बोलस नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे हम लोग बोलस नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज बोलस, यू शुड नो दैट। इंजेशन के बाद जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसी को बोलस। जब फूड सलाइवा में मिक्स हो जाएगा, सेमी सॉलिड फॉर्म बनाएगा, यही आपका बोलस होता है। तो क्या सारा डाइजेशन हमारे माउथ में ही होता है? ऐसा नहीं है ना, सारा डाइजेशन हमारे माउथ में नहीं हो सकता है। तो माउथ से खाने को आपके स्टमक में पहुंचना है और स्टमक तक पहुंचने के लिए बीच में एक पाइप होता है जिससे हम लोग इसोफेगस नाम से जानते हैं। इसोफेगस में आपका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता रहता है, इसमें एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है जिससे खाना हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। और इसी प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, इसी को प्रोपल्सन नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज प्रोपल्सन, योर टंग पुशेस द सॉफ्ट फूड क्लम्प बोलस डाउन योर थ्रोट। क्या होता है, जैसे हमारा बोलस कन्वर्ट हुआ, ये बोलस जैसे आपके माउथ में बनेगा, हमारा टंग इसे पुश करेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये हमारे थ्रोट में पहुंच जाएगा, ये हमारे गले में पहुंच जाएगा। मसल इन योर फूड पाइप स्क्वीज इन वेव्स, जो हमारे फूड पाइप में मसल होते हैं, ये क्या करेंगे, ये आपके वेव का फॉर्मेशन करेंगे, अप एंड डाउन फॉर्मेशन करेंगे। और जब ये अप एंड डाउन फॉर्मेशन करते हैं, इस मूवमेंट को किस नाम से जानते हैं, इसी को पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को पेरिस्टाल्सिस मोशन कहते हैं। तो जैसे खाना हमारे इसोफेगस में गया,
इसोफेगस में जो मसल होगा वो अप एंड डाउन मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा। इस मोशन को हम लोग पेरिस्टालसिस मोशन कहते हैं, जिससे हमारा खाना स्टमक में पुश हो जाता है। क्या होता है? जिससे हमारा खाना स्टमक में पुश हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है आप लोग के प्रोपल्सन का क्या-क्या स्टेप हो सकता है? तो पहला स्वॉलिंग। स्वॉलिंग मतलब जब हम लोग खाना को खा रहे हैं, चबाए, बोलस का फॉर्मेशन हुआ, टंग ने क्या किया? उसे पुश कर दिया। ये क्या हो गया? ये हमारा स्वॉलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट होता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है? तो जैसे ही खाना हमारे इसोफेगस में जाएगा, हमारे इसोफेगस का एक रिदमिक मोशन होगा। क्या होगा? एक वेव लाइक मोशन होगा, जिससे खाना आपका पुश हो जाता है। ये क्या होगा? ये आपका पेरिस्टालसिस मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट होता है मिक्सिंग एंड मूविंग। मिक्सिंग एंड मूविंग का मतलब ये जो खाना है, ये जो आप लोग का इसोफेगस है ना, ये सिर्फ खाने को पुश नहीं करता है कि वो स्टमक में पहुंच सके, ये उसे मिक्स भी करता है। क्या करता है? ये उसे मिक्स भी करता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज प्रोपल्शन। तो पहला इंजेशन होता है, सेकंड प्रोसेस क्या हुआ? ये हमारा प्रोपल्सन हो जाएगा। तो अब खाना कहाँ पहुंच चुका है? अब हमारा खाना स्टमक में पहुंच चुका है। तो चलिए पहले हम लोग डाइजेशन का प्रोपल्सन स्टेज देखते हैं। तो अब देखिए ये हमारा खाना बोलस कहाँ पर? इसोफेगस में एंटर कर रहा है। कहाँ पे एंटर कर रहा है? ये हमारे इसोफेगस में एंटर कर रहा है। तो जैसे इसोफेगस में एंटर करेगा, हमारा जो इसोफेगस है ये वेव लाइक मोशन करेगा। क्या करेगा? ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा, खाना आपका पुश होगा, मूव होगा, और जैसे ही मूव होगा, फाइनली ये खाना कहाँ पहुंच जाता है? ये हमारे स्टमक में पहुंच जाता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज द रोल ऑफ इसोफेगस। हमारे इसोफेगस का रोल क्या होता है? तो अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? तो जैसे ही हमारा खाना स्टमक में पहुंचेगा, यहाँ पर आपका डाइजेशन होगा। और डाइजेशन में क्या होता है? तो जो भी हमारे स्टमक में एसिड होते हैं, कौन सा एसिड होता है? तो हमारा स्टमक हाईली एसिडिक होता है, बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। और ये HCl क्या करेगा? तो ये जो एचसीएल है, जैसे ये खाना से मिलता है, खाने का डाइजेशन स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे देखा जाए, स्टमक मसल चर्न एंड मिक्स द फूड विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। जो भी हमारे स्टमक से गैस्ट्रिक जूस बन रहा है और एचसीएल जो बन रहा है, ये खाने में मिक्स होगा और खाने को फर्दर तोड़ेगा, उसे ब्रेक डाउन करेगा। दिस टर्न द फूड इनटू अ थिक लिक्विड मिक्स कॉल्ड काइम। देखिए स्टमक में क्या बनता है? तो जब स्टमक में डाइजेशन होगा, यहाँ पे एक थिक बन जाता है। थिक और लिक्विड आपका काइम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें थिक और आप लोग का लिक्विड फॉर्म होगा, जिसे हम लोग काइम कहते हैं। तो आप बताइए व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन इन स्टमक। स्टमक में डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ये हमारा काइम होता है। सेम ऐसे पूछा जाए व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंजेशन इन आवर माउथ। हमारे माउथ में इंजेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? तो ये हमारा बोलस होता है। बोलस माउथ में बनेगा, जो आप लोग का कम डाइजेस्टेड पार्ट होता है। वाइल काइम कहाँ बनेगा? काइम हमारे स्टमक पे बनता है और ये बोलस से ज्यादा डाइजेस्टेड होता है। तो अब बताइए क्या हमारा खाना फाइनली स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, या ये इंटरमीडिएट डाइजेस्ट होता है? यू ऑल्सो नो दैट हमारे स्टमक में खाना फाइनली डाइजेस्ट नहीं होता, ये आपका इंटरमीडिएट फॉर्म में डाइजेस्ट होता है। अब ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है जिसे ड्यूरोनम कहते हैं। यहाँ पर खाना फाइनली डाइजेस्ट होता है। ऐसा कैसे? तो जो भी हमारे लिवर से बाइल जूस बनता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। जो भी पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस बनता है, ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और खाना फाइनली कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा? न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन एंड एब्सॉर्प्शन। मतलब न्यूट्रिएंट का फर्दर ब्रेकडाउन हो रहा है, फाइनल डाइजेशन हो रहा है, और यहीं से एब्सॉर्प्शन भी होता है। एब्सॉर्प्शन का मतलब अब हमारा खाना ब्लड में मिक्स हो जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो भी हमने न्यूट्रिएंट इंटेक किया है, ये हमारा ब्लड में मिक्स हो जाएगा। इसे किस नाम से जानते हैं? इसी को एब्सॉर्प्शन नाम से जानते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस में क्या होगा? द लिवर, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर send extra juices to help dissolve फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। क्या होता है? तो जो भी हमारा लिवर है, लिवर से बाइल जूस बनता है, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस बनता है। ये दोनों कहाँ पहुंचेंगे? ये दोनों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे। और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनका फाइनल डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट आपके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटीन आपके अमीनो एसिड में टूट जाएगा। तो आपसे पूछा जाए खाने का फाइनल डाइजेशन कहाँ पर होता है? ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा।
अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कुछ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, जिससे हम लोग विलाई कहते हैं। ये विलाई क्या करता है, ये खाने को ब्लड में मिक्स करता है, और खाने को ब्लड में मिक्स करना, इसी प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसी को एब्जॉर्प्शन नाम से जानते हैं। तो एब्जॉर्प्शन हो गया मतलब मैक्सिमम खाना हमारे ब्लड में मिक्स हो चुका है। जब खाना आपके ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और इससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस स्टेप को हम लोग एसिमिलेशन नाम से जानते हैं। किस नाम से? इससे हम लोग एसिमिलेशन नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज एसिमिलेशन? जैसे ही हमारा खाना ब्लड में मिक्स हुआ, ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एसिमिलेशन हो जाएगा। सेम ऐसे ही और जो भी न्यूट्रिएंट है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर अपना रोल प्ले करेंगे, इसे हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। तो पहले खाना ब्लड में मिक्स होगा, पहले एब्जॉर्प्शन होता है, देन हमारा एसिमिलेशन होता है। अब आता है नेक्स्ट वाटर रिकवरी एंड एलिमिनेशन। तो नेक्स्ट आपके लार्ज इंटेस्टाइन का रोल है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? हमने जो भी वाटर इनटेक किया इसे एब्जॉर्ब करेगा, और इसके साथ साथ इसमें आपका रेक्टम प्रेजेंट होता है। रेक्टम का मेन काम क्या है? तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो यहीं पे स्टोर होते हैं, और फाइनली यहीं पे स्टूल का फॉर्मेशन होगा, यहीं पे फेसेस का फॉर्मेशन होगा, जो सॉलिड वेस्ट है इसका फॉर्मेशन होगा, और ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग को डिस्कस कर दिया गया व्हाट आर द स्टेप ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन के स्टेप क्या क्या है? तो पहला क्या होता है? हमारा इंजेशन, नेक्स्ट होता है प्रोपल्सन, नेक्स्ट होता है डाइजेशन, फिर होगा एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड लास्ट क्या है? ये हमारा इजेशन हो जाएगा। तो देयर आर टोटल 6 स्टेप, टोटल 6 स्टेप होते हैं प्रोपल्सन और एसिमिलेशन। इसे भी आप लोग को याद रखना है। तो क्या आप बता सकते हैं पहले एब्सॉर्प्शन होता है कि एसिमिलेशन होता है? यू ऑल नो दैट पहले एब्सॉर्प्शन होगा, देन हमारा एसिमिलेशन होगा। तो देखिए एसएससी जनरल अवेयरनेस का बैच आ चुका है, जिसमें आपका लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियो प्रोवाइड होंगे। ये आपका स्टार्ट कब से हो रहा है? 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। इसी के साथ साथ एसएससी कॉम्प्रहेंसिव इसका भी बैच आ चुका है, जिसमें आप लोग को जीए तो पढ़ाया जाएगा, हम तो मिलेंगे ही, इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये भी आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो ये भी आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, मतलब अनलिमिटेड लाइव है, जितनी बार आप लोग चाहें इसको देख सकते हैं। तो ये आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इसके अलावा एसएससी प्लस रेलवे मेगा कॉम्बो का बैच आ चुका है। जो लोग भी एसएससी और रेलवे जो लोग रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं, वो साथ साथ एसएससी की भी प्रिपरेशन करते हैं। उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे साइंस के पोर्शन में थोड़ा डिफरेंस है, मेनली जो फिजिक्स है, फिजिक्स के पोर्शन में थोड़ा डिफरेंस है। तो जो आप लोग चाहे तो इसे भी परचेज कर सकते हैं। एसएससी प्लस रेलवे इसका भी मेगा कॉम्बो बैच आ चुका है, जो 3 अगस्त से स्टार्ट होगा, और इसमें भी आप लोग के अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड बैच आप लोग को प्रोवाइड होंगे। इसके साथ साथ फेस्ट आपका फ्री टेस्ट सीरीज भी है, हर एक टॉपिक से आपको टेस्ट करने को मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? तो हम लोगों ने स्टेप ऑफ डाइजेशन डिस्कस कर लिया। तो अब देखिए वो कौन कौन से ऑर्गन है जो हमारे डाइजेशन में रोल प्ले करेंगे। तो वो सारे ऑर्गन जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, इसी को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, या फिर ये एक पूरा ट्यूब होता है, जिसे किस नाम से जानेंगे? इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। तो चलिए देखिए व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? इसे हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, जीआई ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये हमारा एक मस्कुलर ट्यूब होता है, जो पूरी बॉडी में आपका क्या होता है, कह सकते हैं एक मस्कुलर ट्यूब होता है, जो आपके दैट वाइन थ्रू द बॉडी, जो पूरी बॉडी से होकर गुजरता है आपके ओरल कैविटी। ये माउथ से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पे होगा? आपके एनस पे खत्म होगा। तो सिंपली पूछा जाए व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, तो इन सिंपल कह सकते हैं एक ट्यूब जो आपके माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होता है, इसी को किस नाम से जानेंगे? इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल, क्या ये किसके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो क्या ये हमारे इंजेशन, बिल्कुल इसमें माउथ इन्वॉल्व है, तो ये इंजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इस सब के लिए आप लोग का इजेशन, इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो रहा है, इंजेशन होगा, एनएस पे खत्म हो रहा है, इजेशन होगा, सॉलिड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलेगा। तो इन सिंपल एलिमेंट्री कैनाल वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट होता है, और इसका मेन काम क्या है? तो जो भी डाइजेशन के स्टेप होते हैं, ये कहाँ पर होता है? ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो नेक्स्ट देखिए एलिमेंट्री कैनाल, आप तो देखिए ये माउथ है, माउथ से लेकर ये एनस, ये पूरा जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं।
तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल जिसे हम लोग जीआई ट्रैक भी कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं, व्हाट इज द लेंथ, इसका लेंथ कितना होता है? तो ये हमारा 6 टू 9 मीटर का होता है। आप लोग का 25 टू 30 फीट का होता है। ये आप लोग का कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब होता है। क्या ये आप लोग का कंटिन्यूअस मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होगा और ये एनएस पे जाकर खत्म होता है। तो इसके मेजर पार्ट कौन कौन से हैं? पहला आपका माउथ, ओरल कैविटी भी जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? तो एक कॉमन पैसेज होता है जो माउथ और नोज को कनेक्ट करता है, इसी को हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स आगे चलकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है विंड पाइप जिसे ट्रैकिया कहेंगे, एक होता है फूड पाइप जिसे इसोफेगस कहते हैं। तो डाइजेशन में इसोफेगस का रोल है, तो हम लोग किसको डिस्कस करेंगे? हम लोग इसोफेगस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट आपका स्टमक होता है जो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो जे शेप का एक ऑर्गन होता है। इसके अलावा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको पता होना चाहिए जो भी एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसका मैक्सिमम लेंथ कहाँ से आता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ अप्रॉक्स कितना होता है? ये आपके 20 फीट के आसपास होता है। कितना होता है? ये हमारा 20 फीट है। तो आप देखिए इसका लेंथ ज्यादा है, ये 20 फीट का है, बट स्टिल इसे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका डायामीटर कम होता है, ये पतली होती है, इसलिए इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। भाई जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायामीटर ज्यादा होता है, वो चौड़ी होती है, इसीलिए ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ कम होता है, ये कितने मीटर के होंगे? ये हमारे 1.5 मीटर या 5 फीट के होते हैं। तो आप लोग का लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है जो 20 फीट के आसपास है। वाइल आप लोग का उसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज उसका डायामीटर कम है, इसीलिए उसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके अलावा रेक्टम और एनस ये भी किसके पार्ट हो जाएंगे? ये भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो जाएंगे। तो अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इन एडल्ट, एडल्ट में एलिमेंट्री कैनाल का लेंथ कितना होता है? तो ये 6 टू 9 मीटर का, 6 टू 9 मीटर हम लोग कह सकते हैं। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो ये 9 मीटर का होता है, 30 फीट का होता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो चलिए अब हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम लोग ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे। तो ओरल कैविटी क्या है, माउथ क्या है, आप लोग खुद बताइए। क्या ये एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट होगा? ऑब्वियसली इनटेक यहीं से होता है, इंजेक्शन यहीं से होता है। मतलब जब भी हमारा डाइजेशन स्टार्ट होगा ये कहाँ से होगा? ये हमारे माउथ से ही होगा। तो देख सकते हैं द स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट ऑफ डाइजेशन वेयर फूड एंटर। तो आप लोग का ऐसा पॉइंट जहां से फूड एंटर करता है, इंजेक्शन होता है, ये माउथ होता है। और यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, हमारे माउथ में दांत प्रेजेंट होंगे, और ये दांत क्या करेंगे? फिजिकल ब्रेकडाउन करेंगे, खाने के साइज को छोटा करेंगे। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो केमिकल ब्रेकडाउन करेगा। जो सलाइवा होता है उसमें एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो खाने के कॉम्पोजिशन को चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखा जाए तो जो भी हमारा माउथ है, माउथ में क्या होगा? यहाँ पे फिजिकल ब्रेकडाउन होता है जो आपके टिथ से होगा। यहाँ पे केमिकल ब्रेकडाउन होता है जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड से होगा, एंड मिक्सेस विद सलाइवा कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। जी बिल्कुल, हमारे माउथ में ही खाना सलाइवा से मिक्स होता है, और सलाइवा में प्रेजेंट क्या होते हैं? यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो आप लोग देखिए ये पूरा हमारा ओरल कैविटी है। ओरल कैविटी में ये पार्ट क्या होगा? ये हमारा टिथ वाला पार्ट हो जाएगा, जिसका मेन काम क्या है? ये हमारा फिजिकल ब्रेकडाउन करता है। ये पार्ट कौन सा है? ये आपका टंग है। टंग का मेन काम क्या है? तो ये खाने को मिक्स करता है, सलाइवा में मिक्स करता है, और साथ साथ खाने को स्वॉलो करने में भी किसका रोल होगा? इसमें भी हमारे सलाइवा का रोल होता है। इसी के नीचे हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। आप लोग के एक पेयर जो होगा कान के पास प्रेजेंट होगा, दो पेयर आपके जीभ के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका काम क्या है? ये हमारा केमिकल ब्रेकडाउन करता है। क्या करेगा? ये हमारा केमिकल ब्रेकडाउन करेगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे, और सबसे पहले हम लोग अपने तिथ को डिस्कस करेंगे। तो क्या लग रहा है हम लोगों में कितने तिथ प्रेजेंट होते हैं? सिंपली पूछा जाए एडल्ट में कितने तिथ प्रेजेंट होते हैं? तो आपको पता है ना जो भी एडल्ट है इनमें टोटल 32 तिथ प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग परमानेंट तिथ कहते हैं। क्यों परमानेंट तिथ कह रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए ह्यूमन इज अ बाइडोंट, हम लोग बाइडोंट है। हमारे माउथ में दो बार दांत आते हैं, एक बार बचपन में दांत आते हैं जिसे हम लोग मिल्क टिथ कहते हैं, टेम्पररी टिथ कहते हैं, या फिर इसी को डेसिडुअस टिथ कहते हैं। क्यों टेम्पररी कह रहे हैं? तो ये 6-7 साल में गिर जाते हैं, खत्म, मतलब
टूट जाते हैं, इसलिए इन्हें टेम्पररी टीथ कहते हैं। फिर 7-8 साल में हमारे नए दांत बनते हैं, जिसे हम लोग परमानेंट टीथ कहते हैं। क्यों परमानेंट टीथ है? तो ये बहुत लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए इसको परमानेंट टीथ कहते हैं। तो वी आर बाइडॉन, हमारे माउथ में 2 बार दांत आते हैं। एक बार टेम्पररी टीथ होगा, जिसका नंबर 20 होता है। जब वो टूट जाएगा, देन हमारे माउथ में परमानेंट टीथ आते हैं, जिनका टोटल नंबर 32 होता है। तो आप लोग को पता है, एन एडल्ट ह्यूमन टिपिकली हैज 32 परमानेंट टीथ। इनमें क्या-क्या होगा? आपका विज़डम टीथ भी प्रेज़ेंट होगा और अपर और लोअर जॉ में। जो अपर जॉ है, लोअर जॉ है, ऊपर आपके 16 दाँत होंगे, नीचे आपके 16 दाँत होंगे। तो अपर और लोअर जॉ दोनों जगह कितने टीथ होंगे? दोनों जगह आपके 16 टीथ प्रेज़ेंट होंगे। अब चलिए देखिए, हम लोग जो है ह्यूमन, वी आर हेटेरोडॉन्ट। हम लोग क्या है? हम लोग हेटेरोडॉन्ट हैं, होमोडॉन्ट नहीं है। होमोडॉन्ट का मतलब जिसके माउथ में सिर्फ एक तरह का ही दाँत होता है। स्पेसिफिकली वन टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग होमोडॉन्ट नाम से जानते हैं। और सेकंड कौन से हैं? ये होते हैं हेटेरोडॉन्ट, मतलब माउथ में जब अलग-अलग टाइप के टीथ प्रेजेंट होंगे, ये हमारे हेटेरोडॉन्ट हो जाएंगे। तो क्या लग रहा है, हमारे माउथ में सिर्फ एक तरह का दांत होता है? ऐसा नहीं है ना। आगे देखिए, अलग दांत है, उसके बगल में अलग दांत है, आगे बढ़ते जाएंगे दांत का शेप चेंज होता जाता है। तो हमारे माउथ में एक शेप का दांत नहीं होता है, 4 टाइप का टीथ प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई वी आर हेटेरोडॉन्ट, हम लोग हेटेरोडॉन्ट है। और ये 4 टाइप का कौन-कौन सा? तो देखिए, आगे जो ये आपके चपटे-चपटे से दाँत होते हैं, जो खरगोश वाले दाँत होते हैं, जो स्माइल करने पे आपका दाँत दिखाई देता है, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग इंसीजर नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे इंसीजर कहते हैं। इंसीजर का मेन काम क्या है? ये खाने को बाइट करता है। जैसे हम लोग रोटी बड़ी तोड़ लिए, जब हमें खाना होता है, क्या करते हैं हम लोग? दाँत से बाइट कर लेते हैं। बर्गर को खाना होता है, हम लोग उसे दाँत से बाइट कर लेते हैं। तो आपके इंसीजर का मेन काम क्या है? ये बाइटिंग और कटिंग में रोल प्ले करता है। बाइटिंग करेगा मतलब खाने को कट करने में रोल प्ले करता है। अब देखिए इसका लोकेशन कहाँ पर है? तो लोकेशन कहाँ पर होगा? 4 इंसीजर आपके ऊपर बिल्कुल फ्रंट में होते हैं, बिल्कुल आगे होते हैं। 4 इंसीजर ऊपर होंगे, 4 इंसीजर नीचे होंगे। मतलब टोटल इंसीजर का नंबर कितना होता है अडल्ट में? ये टोटल 8 प्रेज़ेंट होता है। कितना होता है? ये टोटल 8 होता है। अब देखिए, जैसे इंसीजर खत्म होगा, यहाँ पे नुकीले दाँत होते हैं, जिसको कई सारे लोग कुत्तों वाले दाँत भी कहते हैं। कुत्तों वाले दाँत नहीं, हम लोग कह सकते हैं जो भी कार्निवोरस होते हैं, जो भी फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, वो मेनली फ्लेश पे डिपेंडेंट होते हैं। फ्लेश हार्ड होता है, उसे टियर करने के लिए ज़रूरत किसकी होगी? तो उसको एक नुकीले दाँत की ज़रूरत होगी, जिसे हम लोग कैनाइन नाम से जानते हैं। तो कैनाइन का मेन काम क्या है? ये खाने को टीयर करता है, उसे ग्रिप करने का काम करता है। और इसका लोकेशन कहाँ पर होगा? तो इंसीजर के बगल में दोनों साइड आपके एक-एक कैनाइन प्रेजेंट होते हैं। आप लोग के अपर जॉ में क्या होगा? दोनों साइड एक-एक कैनाइन होगा, लोअर जॉ में दोनों साइड एक-एक कैनाइन। मतलब कैनाइन का टोटल नंबर कितना होगा? ये हमारा 4 होता है। तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए, कार्निवोरस एनिमल में कौन से दांत ज्यादा एक्टिव होते हैं? जो भी फ्लैश ईटिंग एनिमल होते हैं, इनमें कौन सा दांत ज्यादा एक्टिव होते हैं? You all know that canine is mostly active in carnivorous organism, जो भी फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब चलो देखिए, जैसे कैनाइन आपका खत्म होगा, यहाँ अब आप लोग का प्रीमोलर जो आप लोग का 3D स्ट्रक्चर वाला होता है, इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग बाइकस्पिड भी कहते हैं। तो इसका मेन काम क्या है? ये खाने को क्रश करता है और खाने को ग्राइंड करता है। खाने को क्या करेगा? ये ग्राइंड करने में रोल प्ले करेगा। इसका लोकेशन कहाँ पर है? तो कैनाइन के बाद 2 प्रीमोलर क्या होगा? इधर कैनाइन हो गया, इसके बाद इधर 2 प्रीमोलर होगा, इधर 2 प्रीमोलर होगा, ऊपर भी आपके 2-2 प्रीमोलर प्रेजेंट होंगे। लास्ट जो होता है, ये हमारा मोलर। मोलर का काम क्या है? ये खाने को च्यू करता है, ग्राइंड करता है और इसका लोकेशन कहाँ पर है? तो जो आपके माउथ का बिल्कुल आखिरी पोर्शन है, वहीं पर 3-3 मतलब 3-3 ऊपर, 3-3 नीचे, टोटल कितने आप लोग के मोलर प्रेजेंट होंगे? तो टोटल आपके 12 मोलर होते हैं और प्री मोलर कितना होगा? ये टोटल आपका 8 प्रेजेंट होगा। तो क्या आपको पता है जो मोलर है, मोलर ऊपर 3 पेयर, अब ऊपर कितना है? 3 पेयर है, नीचे 3 पेयर है। तो 3 पेयर में से जो लास्ट का आपका पेयर होता है ना, लास्ट का जो पेयर है, इसे हम लोग विज़डम टीथ नाम से जानते हैं। तो मोलर का जो लास्ट पेयर होता है, बिल्कुल जॉ के लास्ट में जो दांत होते हैं, इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग विज़डम टीथ नाम से भी जानते हैं। तो ये डिस्कस कर दिया गया हाउ मेनी टाइप ऑफ टीथ, टीथ का कितने टाइप के होते हैं? तो यू ऑल नो दैट
टिथ आपके 4 टाइप के होंगे। पहला कौन सा हुआ? इंसीजर। इंसीजर इसका शेप कैसा होता है? ये फ्लैट होता है और ये बिल्कुल हमारे माउथ में फ्रंट में प्रेजेंट होता है। 4 टॉप पे होगा, 4 बॉटम पे होगा, मतलब टोटल 8 प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है कैनाइन। कैनाइन क्या है? ये आप लोग का शार्प पॉइंटेड टीथ है जो इंसीजर के दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। इसका मीन इसको कस्पिड भी कहते हैं या आई टीथ भी कहते हैं। प्लीज याद रखिएगा, इसको कस्पिड या आई टीथ भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? तो ये टीयरिंग में रोल प्ले करता है। खाने को पियर्स मतलब खाने को छेदना होगा, उसमें रोल प्ले करेगा और ये खाने को ग्रास्प उसको पकड़ने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है प्रीमोलर। प्रीमोलर को हम लोग बाइकस्पिड भी कहते हैं। 4 टॉप पे होगा, 4 बॉटम पे होगा, टोटल 8 प्रेजेंट होता है। लास्ट है आपका मोलर, जो कहाँ प्रेजेंट होगा? ये जॉ के बिल्कुल आखिरी में प्रेजेंट होता है। 3 आप लोग का 3 पेयर ऊपर होता है, 3 पेयर नीचे होता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट आर द टाइप ऑफ टीथ। टीथ के टाइप कौन-कौन से हैं? तो अब देखिए आगे क्या डिस्कस करें। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ? टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है? टीथ में 2 पार्ट होते हैं, एक क्राउन होता है, एक रूट होता है। मतलब जो हमें दांत यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्राउन वाला पार्ट है। व्हाइल जो दांत हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब जो आपके गम से जुड़ा होगा, ये हमारा रूट वाला पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। टूथ का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो हमारे दांत में मेनली 2 पार्ट प्रेजेंट होंगे। पहला होता है क्राउन। क्राउन क्या है? तो जो हमारे गम लाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग क्राउन कहते हैं। इसके ऊपर एक हार्ड आप लोग का हार्ड व्हाइट लेयरिंग होती है, जिसे हम लोग हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी भी कहते हैं। तो ये जो आपका हैगा, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट है, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है, जिसे किस नाम से जानेंगे? इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। और पूरे टिथ का 1/3 पार्ट जो होता है, ये क्या होता है? ये हमारा क्राउन वाला पार्ट होता है। तो गम लाइन के ऊपर जो भी हमारा विजिबल पार्ट है, जो 1/3 होता है हमारे पूरे दांत का, ये क्या होता है? ये हमारा क्राउन हो जाएगा। क्राउन के नीचे जो हमारे दांतों को गम से अटैच करता है, अगर यही पार्ट नहीं हुआ, हमारा दांत जो होगा वो अटैच ही नहीं होगा, आराम से निकल जाएगा। इस पार्ट को हम लोग रूट नाम से जानते हैं। द पोर्शन एम्बेडेड डीप विद इन द जॉ बोन, जो हमारे जॉ बोन में एम्बेडेड होता है, अंदर तक रहता है, एंकरिंग द टूथ सिक्योरली इन प्लेस। ये क्या करेगा? ये दांत को एक लोकेशन प्रोवाइड करता है, ये दांत को एंकर करने में हेल्प करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इसे हम लोग रूट कहते हैं। और रूट पूरे दांत का कितना पार्ट होता है? तो जो 2/3 पार्ट होगा, ये क्या होगा? ये हमारा रूट वाला पार्ट होगा। तो हमने डिस्कस कर दिया व्हाट इज क्राउन, क्राउन क्या है और हमारा रूट क्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्या डिस्कस करें। तो व्हाट आर द लेयर ऑफ आवर टीथ? हमारे दांत का लेयर क्या होता है? लेयर का मतलब हमारा जो दांत दिखाई दे रहा है, उसमें कौन-कौन से लेयर प्रेजेंट होंगे? इनेमल क्या होता है? डेंटाइन क्या होता है? पल्प क्या होता है? आप लोग का जो इनेमल होता है, इसका काम क्या है? डेंटाइन का काम क्या है? पल्प का काम क्या है? इससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो भी हमारा दांत है ना, दांत इंटरनली मेनली 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने लेयर से? ये इंटरनली मेनली 3 लेयर से मिलकर बना है। और ये 3 लेयर, पहला कौन सा है? ये इनेमल होता है। इनेमल क्या है? तो दांत का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है, इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। इनेमल मेनली आप इनेमल मेनली ये किससे? कैल्शियम से मिलकर बना होगा। और इसका काम क्या है? तो जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं, खाने से हमारा दांत डिके ना हो जाए, हमारा वियर एंड टियर ना हो, दांतों में सड़न ना आए, इसे प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? इसे इनेमल प्रोवाइड करता है। तो प्लीज याद रखिए, जो इनेमल है ना, इनेमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमें एक मिनरल यूज करना चाहिए और ये मिनरल होता है फ्लोरीन। आप लोग से पूछा जाए विच मिनरल प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इनेमल, इनेमल को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? ये फ्लोरीन प्रोवाइड करता है। अब देखिए अगर हमारा फ्लोरीन कम हो जाए, क्या हो जाए? अगर हमारा फ्लोरीन कम हो जाए, इनेमल जो रहेगा उसमें प्रोटेक्शन, इनेमल प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा। इनेमल में क्या होगा? इनेमल में खराबी आने लगेगी और जब इनेमल में खराबी आएगी, इससे हमें तित डिके होता है। क्या होता है? इससे हमें तित डिके, हमारे दांतों में सड़न आने लगती है। तो जैसे फ्लोरीन कम होगा, इनेमल प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, इनेमल खराब होने लगेगा, जिससे हमें तित डिके हो सकता है। अगर हमारा फ्लोरीन ज्यादा हो गया, इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं? इसे हम लोग फ्लोरोसिस नाम से जानते हैं। किस नाम से? इसे फ्लोरोसिस नाम से जानते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी पूछा जाए इनेमल को प्रोटेक्शन किससे मिलता है? फ्लोरीन से मिलता है। फ्लोरीन कम होगा, तित डिके हो जाएगा, फ्लोरीन ज्यादा हो जाएगा, हमें फ्लोरोसिस हो सकता है। तो अब आपको पता चला व्हाट इज इनेमल। इनेमल हमारे दांत का आउटर मोस्ट लेयर होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो दांत को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
अब आता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो पार्ट है ये हमारा डेंटाइन। डेंटाइन भी हार्ड पार्ट होता है पर इनेमल जैसा नहीं होता है। ये भी कैल्सिफाइड लेयर है जो बिल्कुल इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है? तो ये हमारे दांत का मैक्सिमम पार्ट होता है। दांत का मैक्सिमम पार्ट होगा और ये दांत को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लास्ट जो पार्ट है ये है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी क्या है? तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि जो भी नर्व्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे दांत को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। अब आप लोग बोलेंगे क्या दांत भी ब्रेन से कनेक्टेड होता है? अगर दांत ब्रेन से कनेक्टेड नहीं होता, जो हमें दांत में दर्द होता है ये कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली उसमें नर्व्स होंगे, तभी तो हमें पेन का पता चल रहा है। ठंडी या गर्मी हमें सेंसेशन का पता चलता है। तो दांत में भी नर्व प्रेजेंट होते हैं। क्या दांत को न्यूट्रिशन की जरूरत है? जी बिल्कुल, हमारे दांत को न्यूट्रिशन भी चाहिए, इसके लिए उसमें ब्लड वेसल भी होते हैं। आप लोग का क्या होंगे? उसमें नसें होंगी, आर्टरीज और वेन्स भी होना चाहिए। तो जो भी ब्लड वेसल और नर्व प्रेजेंट होता है ये दांत के कौन से पार्ट में होगा? ये हमारे पल्प वाले पार्ट में होता है। किस में होगा? ये हमारे पल्प वाले पार्ट में होगा। द इनर मोस्ट सॉफ्ट टिश्यू कंटेनिंग ब्लड वेसल एंड नर्व। इनमें ब्लड वेसल और नर्व प्रेजेंट होते हैं जो हमारे दांतों को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो भी सेंसेशन होता है, जो भी हमें पेन की फीलिंग दांतों से होती है, ये कहाँ से होती है? ये हमें पल्प से होती है। तो क्या आप लोगों को पता है, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा फील किया है कि कई बार ऐसा होता है जब हमारे दांत सड़ने लगते हैं या दांत खराब होने लगते हैं, हमें सेंसेशन ज्यादा पता लगता है, हम लोग गर्म पियेंगे हमारे दांत अजीब से हो जाएंगे, हम लोग कुछ ठंडा खाए, खट्टा खाए, क्या होता है? दांत अजीब से होने लगते हैं। ऐसा कैसे? तो जब हमारा इनेमल कमजोर होगा, आप लोग खुद सोचिए, जब इनेमल का लेयर कमजोर होगा, जो भी हम लोग खाएंगे वो क्या होगा? पल्प से कांटेक्ट में आएगा। पल्प से कांटेक्ट में आया, पल्प में आपके नर्व प्रेजेंट है और नर्व प्रेजेंट होने की वजह से ये हमें गर्म ठंडा का भी एहसास कराएंगे, ये हमें पेन का भी एहसास कराएंगे। तो ये इनेमल में खराबी की वजह से आता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट आर द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिथ। जो टिथ होता है, टिथ का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप लोग देखिए, ये हमारा दांत है, ये पूरा दांत का स्ट्रक्चर है। और ये जो पार्ट है जो हमारे गम्स के ऊपर प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है? ये जो गम्स के ऊपर प्रेजेंट है, इसे किस नाम से जानते हैं? इससे हम लोग क्राउन नाम से जानते हैं, क्राउन नाम से। अब देखिए, क्राउन जो भी हमारा दांत है, दांत में कौन कौन से लेयर होंगे? तो ये जो ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर है इसे हम लोग इनेमल कहते हैं। ये जो हमारा उसके अंदर का लेयर है, ये जो उसके अंदर का लेयर है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा डेंटाइन हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका रेड वाला पार्ट है जिसमें हमारे ब्लड वेसल प्रेजेंट है, इसमें नर्व भी प्रेजेंट है, ये क्या होगा? तो ये हमारा पल्प वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखिए, इसमें सीमेंटम होता है। सीमेंटम क्या करेगा? तो ये इसे गम से कनेक्ट करने में रोल प्ले करता है। ये जो पार्ट है, ये हमारा रूट वाला पार्ट हो जाएगा। क्या हुआ? ये रूट वाला पार्ट है जो आपका क्राउन होता है, ये 1/3 होता है, व्हाइल रूट कितना होगा? ये हमारा 2/3 हो जाएगा। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। जो टूथ होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो चलिए देखिए, हैव यू एवर हर्ड ऑफ डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? तो दांत का जो नंबर है, दांत को उसके नंबर और लोकेशन के अकॉर्डिंग सजाना, इसी को हम लोग डेंटल फॉर्मूला कहते हैं। आपको पता है परमानेंट टीथ? परमानेंट टीथ क्या है? तो जो 6-7 साल के बाद जो भी दांत डेवलप होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं, इन्हें परमानेंट टीथ कहते हैं, जिसका टोटल नंबर 32 है। 16 ऊपर होगा, 16 नीचे होगा। तो इन दांतों को हम लोग कैसे रखेंगे जिससे हमें पता चल जाए कि कौन से दांत का नंबर कितना है? तो हम लोग हाफ दांत लेते हैं, हाफ अपना माउथ लेंगे और हाफ माउथ में फॉर्मूला निकाले, क्या होगा? तो आपके आधे मुंह में 2/2 इंसीजर होता है। 2 ऊपर इंसीजर होगा, 2 नीचे इंसीजर होगा, मतलब 2/2 इंसीजर हो गया। कैनाइन 1 ऊपर होगा, 1 नीचे होगा, 1/1 कैनाइन हो गया। 2/2 प्रीमोलर, 3/3 मोलर होता है। तो इसको हम लोग 21-23 याद कर सकते हैं, 2123 याद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए, अगर इसी को डबल कर दे, हमारे पूरे मुंह में दांत पता चल जाएगा और टोटल कितना हो जाएगा? ये हमारा 32 हो गया। तो आपसे पूछे व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसीजर इन एन अडल्ट? अडल्ट में इंसीजर का नंबर कितना होगा? तो आप लोग बोलेंगे 4, लेकिन 4 नहीं होगा ना। ये आधे मुंह में 4 है, पूरे मुंह में कितना हो जाएगा? ये आपका 8 हो जाएगा। कैनाइन 4 हो गया, प्री मोलर 8 हो गया, आपका मोलर कितना होगा? तो मोलर 12 हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर ऑफ टिथ इन एडल्ट। अब चलिए,
नेक्स्ट बात करते हैं कि जो बच्चों में दांत होते हैं, जिन्हें हम लोग मिल्क टीथ कहते हैं, टेम्पररी टीथ कहते हैं या इसी को डेसिडुअस टीथ कहते हैं। बच्चों में टोटल 20 दांत होते हैं और 20 दांत को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो 2 बाई 2 इंसीजर, उनमें 2 इंसीजर होता है ऊपर नीचे, आधे मुंह में 2 इंसीजर ऊपर 2 इंसीजर नीचे, सेम आप लोग का अडल्ट की तरह होता है। कैनाइन भी सेम होगा, 1 बाई 1 कैनाइन। अंतर कहाँ पे आता है? तो अब डिफरेंस आएगा, इनमें प्री मोलर नहीं होता है, इनमें 0 बाई 0 प्री मोलर है और जो मोलर है ये भी 3 बाई 3 नहीं होगा, ये 2 बाई 2 होता है। उनमें विजडम टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनमें 2 बाई 2 मोलर हो जाएगा। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टिथ। टिथ का फॉर्मूला क्या होता है? जो अडल्ट है इनमें डेंटल फॉर्मूला क्या होगा और जो बच्चे हैं उनमें डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज टिथ। तो टिथ का मेन काम क्या है? ये केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड करता है या मैकेनिकल, यू ऑल नो दैट। टिथ का मेन काम है, ये चुविंग में हेल्प करता है, ग्राइंडिंग कटिंग में हेल्प करता है। तो ये खाने का केमिकल ब्रेकडाउन नहीं करता, ये मैकेनिकल ब्रेकडाउन करता है, ये खाने का साइज छोटा करता है। तो अब देखिए, जैसे-जैसे हम लोग खाने को च्यू करने लगते हैं, हमारे माउथ में सलाइवा बनता है और ये जो सलाइवा बनेगा, ये केमिकल ब्रेकडाउन करता है। तो नेक्स्ट किसको डिस्कस करेंगे? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सलाइवरी ग्लैंड। व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड? ये होता क्या है? तो सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है? क्योंकि ये डक्ट से अपने केमिकल को पास करता है, इसीलिए ये हमारा एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, जो हमारे ओरल कैविटी, हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं और इसका मेन काम क्या है? तो ये सलाइवा का फॉर्मेशन करता है। सलाइवा का फॉर्मेशन करेगा जो हमारे डाइजेशन को स्टार्ट करता है। इसके अलावा ये खाने को ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है। खाने को क्या करेगा? नमी प्रोवाइड करेगा, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। अब चलिए देखिए, मेजर सलाइवरी ग्लैंड। हमारा सलाइवरी ग्लैंड मेनली 2 टाइप का होता है। पहले 2 टाइप का होगा। पहला होता है मेजर सलाइवरी ग्लैंड, जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट होता है माइनर सलाइवरी ग्लैंड। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड ये 3 होते हैं। 3 पेयर आप लोग का 3 होंगे। पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, ये 3 पेयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हाइल आप लोग का माइनर सलाइवरी ग्लैंड क्या है? तो ये मोर देन 100 आपके छोटे-छोटे सलाइवरी ग्लैंड है, जिनका थोड़ा बहुत डाइजेशन में रोल होता है। ये क्या हो जाएगा? ये हमारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड है। तो हम लोग मेजर को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड में पहला जो होगा ये हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है। ये पेयर में प्रेजेंट होता है। तीनों क्या होंगे? तीनों पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो पहला ग्लैंड हमारा पैरोटिड ग्लैंड है और इसका लोकेशन कहाँ पर होता है? ये हमारे दोनों कान के नीचे प्रेजेंट होता है। कहाँ होगा? दोनों कान के पीछे नीचे प्रेजेंट होगा। और इसके बारे में पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे? तो ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है? ये हमारा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होता है। अब देखिए इसका मेन फंक्शन क्या है? पैरोटिड ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं, क्या हमारे माउथ में एक वाटरी सबस्टेंस बनता है? जी बिल्कुल, वाटरी सबस्टेंस बनता है जिसे सलाइवा नाम से जानते हैं। तो दिस दे सिक्रेट अ वाटरी serous fluid rich in the digestive enzyme salivary amylase which helps break down starches। क्या होता है? ये वाटरी आप लोग का एक फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है जिसमें एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। देयर सिक्रीशन एंटर द माउथ वाया द पैरोटिड डक्ट। देखिए हमने बताया था ना, सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये डक्ट से कनेक्टेड होता है। तो याद कीजिए एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में हमने पढ़ाया था डक्ट ग्लैंड क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड क्या होता है। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है ये हमारे माउथ से कैसे कनेक्टेड होगा? यहाँ पे कोई ना कोई पाइप होगा जिससे ये सलाइवा को पास करता होगा और इस पाइप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इससे स्टेंसन्स डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्टेंसन डक्ट कहते हैं। और ये ओपन कहाँ पर होता है? जहाँ पे सेकंड मोलर है ना, यहाँ पे आप लोग का स्टेंसन डक्ट जाकर ओपन होता है। तो आपसे पूछा जाए पैरोटिड ग्लैंड माउथ में अपने सलाइवा का रिलीज कौन से डक्ट से करता है, कौन से पाइप से करता है? तो ये हमारा स्टेंसन डक्ट होता है जो सेकंड मोलर पे जाकर खुलता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया। अब आप लोग का अपर ऊपर वाला जो सेकंड मोलर है वहां पर जाकर खुलता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए जब भी हम लोग खाना खाते हैं, जब भी हम लोग खाना खा रहे हैं, मैक्सिमम सलाइवा फॉर्मेशन पैरोटिड ग्लैंड से ही होता है। तो ड्यूरिंग ईटिंग
मैक्सिमम सलाइवा कहाँ से बनेगा? ये हमारे पैरोटिड से। अब आता है नेक्स्ट, जिसे हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पर है? तो ये हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट होता है, मतलब ये हमारे जीभ के नीचे लोअर जॉ में प्रेजेंट होगा। दे प्रोड्यूस अ मिक्स सेक्रेशन कंटेनिंग बोथ सीरस वाटरी फ्लूइड एंड म्यूकस थिक फ्लूइड। क्या होता है? ये जो प्रोडक्शन करते हैं, इनमें वाटरी फ्लूइड भी होगा, थिक फ्लूइड आप लोग का वाटर फ्लूइड भी होगा, और इसके साथ साथ थोड़ा गाढ़ा फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखा जाए, देयर सिक्रीशन एम्प्टी इनटू द ओरल कैविटी वाया वास्ट डक्ट। अब आप बताइए, जो इससे आप लोग का थिक और वाटरी सब्सटेंस बन रहा है, ये भी तो माउथ में आता होगा ना, और ये माउथ में कहाँ पर खुलता है, और ये कौन से पाइप से कनेक्टेड होता है? तो एक डक्ट होता है जिसे हम लोग वाटन डक्ट कहते हैं। इससे हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड माउथ से कनेक्टेड होगा, और ये खुलता कहाँ पर है? तो ये आप लोग का टंग के नीचे। आप लोग खुद देखिए, टंग के नीचे आप लोग को बहुत ज्यादा सलाइवा फील होगा। क्यों? क्योंकि सब मैंडिबुलर वहीं पे जाकर खुलता है। कौन से डक्ट से? वाटन डक्ट से। तो कि ये बताए, हम लोग खाना खाते हैं, सलाइवा बनता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। लेकिन जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, तब भी क्या हमारे माउथ में सलाइवा बनता रहता है? अगर आप लोग फील करें, अभी भी आराम से बैठकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग फील कीजिए, मैक्सिमम जो सलाइवा बनेगा वो आपके जीभ के नीचे से बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग खाना नहीं खा रहे होते हैं, रेस्टिंग फेज में होते हैं, मतलब खाना नहीं खा रहे हैं, उस कंडीशन में भी सलाइवा बनता है, और मैक्सिमम सलाइवा हमारे सब मैंडिबुलर से बनता है। कहाँ से बनता है? ये हमारे सब मैंडिबुलर से बनता है। तो आपसे पूछा जाए, ड्यूरिंग रेस्टिंग फेज मैक्सिमम सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय, मैक्सिमम सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होगा? ये हमारे सब मैंडिबुलर से होगा। अब आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये हमारा जो मेजर सलाइवरी ग्लैंड है, उनमें सबसे छोटा होता है, और इसका लोकेशन कहाँ पर है? ये हमारे टंग के नीचे प्रेजेंट होता है, लेकिन सब मैंडिबुलर से ये ऊपर प्रेजेंट होता है। दे सेक्रेट प्राइमरीली थिक विस्कस म्यूकस दैट हेल्प ल्यूब्रिकेट फूड फॉर इजी स्वॉलिंग। ये क्या करता है? ये थिक और विस्कस म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, जो हमारे खाने को क्या करता है? इजिली स्वॉलो करने में हेल्प करता है। अब क्या ये किसी पाइप से ड्रेन होता होगा? ऑब्वियसली एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये भी किसी ना किसी पाइप से हमारे माउथ में ड्रेन होता होगा। तो दे ड्रेन थ्रू मल्टीपल स्मॉल डक्ट। इनमें मल्टीपल स्मॉल डक्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग रिवेनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग रिवेनस भी कहते हैं। तो ये डिस्कस कर दिया गया, व्हाट आर द थ्री टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे सलाइवरी ग्लैंड कौन कौन से तीन टाइप के होते हैं? तो अब देखिए, ये है हमारा पैरोटिड ग्लैंड। क्या है आप लोग का? कान के नीचे क्या प्रेजेंट होगा? हमारा पैरोटिड होगा। ये किससे जुड़ा होता है? तो ये एक पाइप से कनेक्टेड होगा, जिसे हम लोग स्टेंसस डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग स्टेंसिस डक्ट कहते हैं। ये क्या हो गया? तो ये हमारा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया। इसका लोकेशन कहाँ है? तो ये हमारे जीभ के नीचे प्रेजेंट है। अब उससे थोड़ा ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? ये हमारा सब लिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या है? तो बताइए, व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा का मेन फंक्शन क्या होता है? तो सलाइवा का सबसे पहला फंक्शन, ये डाइजेशन में रोल प्ले करता है। हमारे सलाइवा में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो यहाँ पर मेनली दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पहला कौन सा है? तो ये हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है। कौन सा एंजाइम है? ये हमारा सलाइवरी अमाइलेज है। प्लीज याद रखिए, जहां कहीं भी अमाइलेज लगा होता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। सलाइवरी अमाइलेज को और हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग टायलिन नाम से भी जानते हैं। इसका मेन काम क्या है? तो ये आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। मतलब ये मेनली कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। यहाँ से सेकेंड एंजाइम कौन सा बनता है? तो ये हमारा सलाइवरी लाइपेज एंजाइम बनता है। सलाइवरी लाइपेज, इसके नाम से क्या लग रहा है? तो ये लिपिड का डाइजेशन, मतलब ये फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करता है। तो आप लोग देख रहे हैं, हमारे माउथ में सिर्फ एक एंजाइम नहीं बनता। मैक्सिमम जगह यही बताया जाता है कि हमारे माउथ से सिर्फ सलाइवरी अमाइलेज बनता है, बट नो, हमारे माउथ से दो एंजाइम बनते हैं, सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवरी लाइपेज। सलाइवरी अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है, वही सलाइवरी लाइपेज ये हमारे फैट का डाइजेशन करेगा। तो आपसे पूछा जाए, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? तो यू ऑल नो दैट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। पर क्या
प्रोटीन का डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। नो, देयर इज नो एंजाइम इन आवर माउथ। हमारे माउथ में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जिससे प्रोटीन का डाइजेशन हो सके। हमारे प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक से स्टार्ट होता है, बिकॉज स्टमक में एक एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, जो मेनली आपके प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट करता है। तो यू ऑल नो दैट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ। ये हमारे माउथ से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका पहला काम क्या हुआ, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। अगला काम क्या है, तो ये ल्यूब्रिकेशन और बाइंडिंग प्रोवाइड करता है। तो आप देख रहे हैं ना, जो आपका सबलिंगुअल ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, वहां से थिक म्यूकस बन रहा था, विस्कस म्यूकस बन रहा था, जिसका मेन काम क्या था, ये खाने को ल्यूब्रिकेट कर रहा था, सो दैट ये इसोफेगस से आराम से नीचे पहुंच सके। आप लोग को देखिए, जो खाना ड्राई होता है, क्या ड्राई खाना आसानी से अंदर चला जाता है? नहीं जाता है ना। ड्राई खाना आसानी से अंदर नहीं जाएगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जो भी हमारा पेरिस्टालसिस मोशन होता है, पेरिस्टालसिस मोशन में खाना क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। पुश होने के लिए उस पे फ्रिक्शन कम लगना चाहिए, और फ्रिक्शन कम लगने के लिए उसको ल्यूब्रिकेट होना जरूरी है। तो जो सलाइवा है, ये खाने को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। अब देखिए, क्या ये टेस्ट प्रोवाइड करेगा? जी बिल्कुल, ये खाने के मॉलिक्यूल को सलाइवा में डिसॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से ये टेस्ट बड से इंटरेक्ट करेंगे और हमें टेस्ट का पता चलेगा। लास्ट देखिए, ओरल हाइजीन एंड प्रोटेक्शन। आपको पता होना चाहिए, जो हमारा सलाइवा है ना, सलाइवा में कुछ एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं। आपका आईजीए एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा इसमें आप लोग का एक एंटी कह सकते हैं, आप लोग का एक तरह से एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। एंटी माइक्रोबियल मतलब अगर हमारे खाने के साथ कोई माइक्रोब्स हमारे खाने के साथ माउथ में एंटर कर रहा है, तो माउथ में एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, जिसे लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम उसे डीएक्टिवेट करने में रोल प्ले करते हैं। तो आप लोग देखे होंगे, जो भी जैसे जानवर होते हैं, जैसे गाय और गाय भैंस हो गए, ये अपने बच्चे को अगर उन्हें चोट लग गई, उसे जीभ से सहलाते हैं। क्यों जीभ से सहलाते हैं? बिकॉज जीभ से सहलाएंगे, उसमें सलाइवा होता है। सलाइवा में आप लोग का एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। जब भी बिल्लियों को चोट लग जाए, कुत्ते को चोट लग जाए, उसे वो जीभ से साफ करते हैं। जीभ से साफ करना इसीलिए बोला जाता है बिकॉज उसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होगा। ये लाइसोजाइम अगर उस पे बाहर से कोई भी माइक्रोब ग्रो कर रहे हैं, उसे ये खत्म कर देगा, बिकॉज इसका एंटी माइक्रोबियल नेचर होता है। तो यहाँ से देखा जाए, आपको पता है इसमें एंटीबॉडी आईजीए प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, जो जो भी दांत में हमारा बैक्टीरिया लग रहा है उसे किल करेगा, और ये हमें ओरल हाइजीन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ओरल हाइजीन प्रोवाइड करेगा, इनेमल को डिके होने से बचाता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट इज सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड के की एंजाइम कौन कौन से हैं? यू ऑल नो दैट यहाँ पे मेनली दो एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का मेन काम क्या हुआ, ये हमारे स्टार्च पे वर्क करेगा। स्टार्च को ये माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट करता है। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है, जिसे ये किसमें कन्वर्ट करेगा? आपके डाइसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट एंजाइम कौन सा बनता है, तो जिस इसे हम लोग सलाइवरी लाइपेज भी कह सकते हैं या लिंगुअल लाइपेज भी कह सकते हैं। ये क्या करेगा, तो ये हमारे जो भी किस पे वर्क करेगा? फैट पे वर्क करेगा, और फैट को आप लोग का किसमें तोड़ेगा? आपके पूरी तरह से फैटी एसिड में तो नहीं तोड़ेगा, लेकिन हाँ, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। तो ये डिस्कस कर दिया गया व्हाट आर द एंजाइम प्रेजेंट इन आवर सलाइवरी ग्लैंड। हमारे सलाइवरी ग्लैंड में कौन-कौन से एंजाइम होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर डज द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिगिन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का केमिकल डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? यू ऑल नो दैट ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट होता है। सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अमाइलेज टाइलिन प्रेजेंट होगा, जिसके वजह से ये कहाँ से स्टार्ट होगा? सलाइवरी ग्लैंड सिंपली ओरल कैविटी, हमारे माउथ से स्टार्ट होगा। यू ऑल नो दैट माउथ हमारे ओरल कैविटी से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है, which enzyme is primarily responsible for the breakdown of starch in the mouth। हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में कौन से एंजाइम का रोल होता है? तो ये आपका पेप्सिन, नो पेप्सिन एंजाइम स्टमक से बनता है, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। लाइपेज जो है, लाइपेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड डाइजेशन, ये लिपिड के डाइजेशन के लिए होता है। ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन आपके प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बनता है, जो आपके पेनक्रियास से रिलीज होता है। तो अब आप लोग देखिए, क्या ऑप्शन बचा? आपको बताया गया था ना, जहां कहीं भी अमाइलेज लगा होगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। क्या होता है? अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। व्हाट आर द
सिक्वेंशियल स्टेप ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस इन ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है इसका सिक्वेंशियल स्टेप क्या होगा? क्या पहले डाइजेशन होता है? नो, डाइजेशन स्टार्ट नहीं होगा, इंजेशन से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए बी और सी में हो सकता है, तो क्या होगा? पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, लास्ट में आपका इजेशन होता है। यहाँ पर बीच में आपका प्रोपल्सन भी हो जाएगा। तो क्या ये हो सकता है इंजेशन के बाद डायरेक्टली एब्जॉर्प्शन होगा? नॉट पॉसिबल। तो देखिए पहले इंजेशन होगा, उसके बाद हमारा प्रोपल्सन होता है। प्रोपल्सन आप लोग का इसोफेगस पे जो खाना जाता है, प्रोपल्सन के बाद हमारा डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? ये हमारा इजेशन। मतलब आंसर क्या हुआ? ये हमारा बी हो जाएगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन सलाइवा हेल्प टू प्रोटेक्ट द ओरल कैविटी फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन? हमारे सलाइवा में ऐसा कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो माउथ को ओरल हाइजीन प्रोवाइड करता है? जो भी माउथ में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनको किल करके ओरल हाइजीन प्रोवाइड करता है। तो ये बाइकार्बोनेट होगा? नो, ये लाइसोजाइम होता है। कौन सा होगा? तो इसका आंसर आपका बी होगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा लाइसोजाइम है। अब नेक्स्ट क्या है? तो देखिए एसएससी जनरल अवेयरनेस का पीवाईक्यू ई बुक आ चुका है। तो आप लोग इसमें आप लोग के 13,500 प्लस पीवाईक्यू मिलेंगे, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब आता है लास्ट, और लास्ट क्या है? तो क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? द स्टमक सिक्रेट द एंजाइम पेप्सिन टू एड डाइजेशन। हमारे स्टमक से क्या बनता है? पेप्सिन एंजाइम बनता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। पेप्सिन मेनली एक्ट ऑन विच न्यूट्रिएंट? पेप्सिन मेनली कौन से न्यूट्रिएंट पे वर्क करता है? ये प्रोटीन पे वर्क करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, या फिर विटामिन पे? तो देखिए ये पढ़ाए तो नहीं है, लेकिन कई जगह हमने ये बताया है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ। आंसर मिल गया। चलिए कोई नहीं, हमने पेप्सिन का वर्क आप लोग को पढ़ा रखा है। तो इसे आप लोग मेन कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा कि पेप्सिन एंजाइम ये कौन से एनवायरनमेंट में वर्क करता है, ये एसिडिक और बेसिक एनवायरनमेंट किस में वर्क करता है, और इसका मेन काम क्या है, ये किसका डाइजेशन करता है। तो चलिए आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया व्हाट इज डाइजेशन। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे द एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय अदर डाइजेस्टिव पार्ट। हमारे अदर डाइजेस्टिव पार्ट से कौन कौन से एंजाइम बनते हैं? स्टमक से कौन सा एंजाइम बनेगा? स्टमक में जो रेनिन एंजाइम होता है, रेनिन क्या सेम एंजाइम होता है जो किडनी से बनता है। इसके साथ साथ हम आपको पढ़ाएंगे पेनक्रियास से कौन सा एंजाइम बनेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सा एंजाइम बनेगा। ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच क्लास।